हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने ही चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में। आज हम विज्ञान का एक अध्याय पढ़ेंगे स्वास्थ्य के बारे में। तो क्या होता है स्वास्थ्य? शरीर के विकास के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, जो कि क्या करते हैं, हमें संतुलित भोजन से प्राप्त होती है। शरीर के विकास के लिए हमें क्या जरूरत होती है? संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, जो हमें किससे प्राप्त होती है? संतुलित भोजन से प्राप्त होती है। जैसे कि क्या? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल एवं रेशेदार पदार्थ। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट? शरीर को क्या तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है किससे? कार्बोहाइड्रेट से। हमारे शरीर को 50 से 75% तक ऊर्जा की प्राप्ति किससे होती है? कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से ही होती है। यानी कि गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू इत्यादि, इन सबसे हमें क्या प्राप्त होता है? शरीर को तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। कितने परसेंट अगर पूछेगा तो हम क्या बताएंगे इसमें? 50 से 75% तक ऊर्जा क्या होती है? हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। और यह क्या होता है? यह प्रमुख स्रोत भी कौन सा है? यह कार्बोहाइड्रेट ही होता है, क्योंकि हम जब खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, तो इसी से हमारा क्या होता है? पेट भरता है। गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू इत्यादि से। तो कार्बोहाइड्रेट इन सब में पाया जाता है, और इससे शरीर को तुरंत क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। अब दूसरा आता है हमारा, क्या होता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन किस में होता है? प्रोटीन युक्त जो भोज्य पदार्थ जो होते हैं हमारे शरीर की वृद्धि या विकास, मरम्मत करने में काम आते हैं। इसका मुख्य स्रोत क्या होता है? प्रोटीन का दाल होती है, मक्खन होता है, पनीर होता है, मांस होता है, मछली होती है, और क्या होता है? अंडा, अंकुरित अनाज इत्यादि। ये सब हमारे क्या है? प्रोटीन के स्रोत हैं। हमारे शरीर को भोजन की संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन इत्यादि पाए जाते हैं। तो हम कार्बोहाइड्रेट जो होता है 50 से 75% तक हमारे शरीर में पाया जाता है, और वह मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद हम प्रोटीन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो क्या होता है प्रोटीन? प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ जो होते हैं हमारे शरीर की वृद्धि, विकास, मरम्मत करने के क्या होते हैं? काम आते हैं। या वृद्धि, हमारे शरीर की वृद्धि जो होती है, कह सकते हैं प्रोटीन से ही होती है। हमारे शरीर की वृद्धि जो होती है प्रोटीन से ही होती है। तो इसमें यह किन किन चीज़ों से मिलती है? कि सभी प्रकार की दाल कोई भी हो, इससे हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। फिर दूध से मिलता है, मक्खन से मिलता है, पनीर से मिलता है, मांस, मछली, अंडा, अंकुरित अनाज इत्यादि से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन प्राप्त होता है। फिर इसकी कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है? प्रोटीन की कमी से, इसकी कमी से जो है बच्चों में क्वाशियोरकर तथा बड़ों में क्या होता है? सूखा रोग हो जाता है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जे बर्जेलियस ने किया था। यह क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले प्रोटीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जे बर्जेलियस ने किया था, 1938 ईस्वी में किया था। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर बच्चों में होता है, और सूखा रोग हो जाता है बड़ों में। सभी प्रकार इसमें किसके मदद से हम इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं? तो दाल अगर हम पीते हैं, डेली दूध पीते हैं, मक्खन, पनीर, मांस, मछली, अंडा, अंकुरित अनाज इत्यादि अगर हम खाते हैं, तो हमें प्रोटीन की कमी क्या होती है? पूरी होती है। तो हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाना और प्रोटीन के बारे में जाना। प्रोटीन का कार्य क्या होता है? हमारे शरीर की वृद्धि से होता है, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे शरीर में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, जो कि कितना पाया जाता है हमारे शरीर में? 50 से 75% तक पाया जाता है। इसके बाद हमारा आता है वसा आती है। तो वसा में क्या होता है? वसा का क्या कार्य होता है? यह हमारे शरीर का क्या कहलाता है? ऊर्जा बैंक कहलाता है। इसके प्रमुख स्रोत क्या है? दूध, घी, तेल, मक्खन इत्यादि। ये दूध, घी, तेल, मक्खन इत्यादि क्या होते हैं? ये हमारे वसा के प्रमुख स्रोत हैं। वसा, ये जो दूध, घी, तेल, मक्खन इत्यादि क्या होते हैं? कि जब हमारे शरीर में जब हमारे ऊर्जा की कमी हो जाती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट तो हमारा मुख्य स्रोत है ही हमारे शरीर का ऊर्जा का, बट जब कार्बोहाइड्रेट ना हो, यानी हमारा पेट भरा नहीं हो, तो ये अगर हम दूध, घी, तेल, मक्खन इत्यादि खाए रहेंगे, तो ये ऊर्जा बैंक जो होता है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा बैंक का मतलब कि जो इससे ये जो होता है लॉन्ग टाइम तक रहता है, और ये जमा रहता है। तो इसकी मदद से जो होता है हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने शरीर को ऊर्जा 2-3 दिन तक जीवित रख सकते हैं। मतलब गेहूँ, चावल हम कई दिन तक खाना नहीं खाते हैं, तो अगर हम जीवित रहते हैं तो वो सब इन्हीं की हो जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में दूध, घी, तेल, मक्खन इत्यादि जो होते हैं ऊर्जा बैंक के रूप में जमा होते हैं। एक जगह क्या होते हैं? या वसा के रूप में जमा होते हैं, जिसकी वजह से हम चल फिर पाते हैं या कई दिन तक रह लेते हैं, जब तक हमारे ऊर्जा बैंक खाली ना हो जाए,
तब तक, यानी कि हमारे जब तक हमारे शरीर में दूध, घी, तेल, मक्खन है तब तक हम कुछ टाइम तक बोल पाते हैं कार्बोहाइड्रेट नहीं होने पर। या ऊर्जा, हमारे शरीर का क्या कहलाता है, ऊर्जा बैंक कहलाता है। दूध, घी, तेल, मक्खन इत्यादि ये सब हमारे ऊर्जा बैंक का कार्य करते हैं। फिर आता है इसके बाद जल। जल हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए क्या है, आवश्यक तत्व है। बिना जल के जीवन नहीं है। जैसा हम क्या कहते हैं, जल ही जीवन है। तो क्या होता है, जल ही जीवन है। जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वस्थ शरीर को दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। और क्या होता है, गर्म पानी पीने से बॉडी के टॉक्सिन्स क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। इससे बॉडी के जो फंक्शन क्या होते हैं, स्वस्थ रहते हैं या हेल्दी होते हैं। फिर इसके बाद आता है विटामिन। विटामिन क्या होता है, विटामिन से हमें शरीर को रक्षात्मक, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। विटामिन के द्वारा रोगों से जो रक्षात्मक भोजन जो होते हैं वह विटामिन के अंतर्गत है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, बहुत टाइप के होते हैं। तो विटामिन कहते किसे हैं, जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने या की क्षमता रखते हैं जो भोजन, उसे हम क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं। या फिर इसे हम क्या कहते हैं, रक्षात्मक भोजन कहते हैं। इनसे हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती या हमारे क्या करते हैं, रोगों से रक्षा करता है। जैसे कि मैंने बताया, विटामिन शब्द जो है सी फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, सी फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। फिर इसके बाद घुलनशीलता या सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं, तो पहला क्या है, वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील कौन कौन सा होता है, विटामिन होता है, विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील क्या होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, ये सारे जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। मतलब कौन सी चीज़ें, कौन से विटामिन किस में घुलनशील होते हैं इसके बारे में है। तो वसा में घुलनशील कौन सा होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और जल में घुलनशील कौन कौन सा होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी। अब हम कुछ यहाँ पे विटामिन, उनमें कौन सा केमिकल पाया जाता है, उसके सोर्स क्या है, उससे भी कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो वसा में घुलनशील है, तो इसमें सबसे पहले हम वसा में घुलनशील पदार्थों जो विटामिन हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो विटामिन ए है, इसका केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। यह किसके द्वारा प्राप्त होती है, हरे पत्तेदार सब्जियों के द्वारा प्राप्त होती है। और इससे होने वाली बीमारी का नाम क्या है, रतौंधी नाम की है, जो कि आँखों में होती है, रतौंधी बीमारी, जिससे हमें आँखों की रोशनी कम होती है और हमें कम दिखाई देता है, जो कि किसके द्वारा होता है, विटामिन ए की कमी से होती है। और इसका जो केमिकल नेम है वो क्या होता है, रेटिनॉल होता है। और इसका सोर्स, इसको हम किससे सही करेंगे, हरे पत्तेदार सब्जियों से। फिर इसके बाद आता है विटामिन डी। यह इसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। यह किसकी कमी से होता है, सूरज के प्रकाश से होता है। और इससे होने वाली बीमारी का नाम क्या है, रिकेट्स, जिसमें कि हमारे पैर और क्या होते हैं, टेढ़े उड़े हो जाते हैं, या पैर हड्डियाँ टेढ़ी होती हैं, जो वो रिकेट्स बीमारी के अंतर्गत आती हैं। और जो आँखों की बीमारी होती है वो रतौंधी के अंतर्गत आती हैं, जो किससे होता है, विटामिन ए से होता है। और यह रिकेट्स नामक रोग किससे होता है, विटामिन डी से होता है। इसका केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल होता है और इसका जो सोर्स होता है वो सूरज का प्रकाश होता है। अब इसके बाद आता है विटामिन ई के बारे में। तो विटामिन ई क्या होता है, टेकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। और इसमें क्या होता है, नपुंसकता होती है। और ये किसके सोर्स क्या क्या है, अंकुरित बीज, सोयाबीन, सब्जी, फल इत्यादि जो है इसके क्या है, सोर्स हैं। फिर आता है विटामिन के, इसका रासायनिक नाम क्या है, फाइलोक्विनोन। यह किसकी, इसके सोर्स क्या क्या है, इसकी रोग को, इससे होने वाले रोग को हम किससे हम प्राप्त कर सकते हैं, मतलब इसके होने वाले रोग को किससे मार सकते हैं, दूध, अंडा, मांस, फल। अगर हम ये खाते हैं तो हमें विटामिन के की कमी नहीं होगी। और इससे होने विटामिन के की कमी से होने वाला जो रोग है वह क्या है, रक्त का थक्का जो है कि देरी से जमता है। मतलब हमारे ब्लड की क्लोटिंग जो होती है बहुत देरी में होती है। जब हमारे कहीं कट जाता है तो वो खून कंटिन्यू क्या होता है, बहने लगता है। और वह बहने लगता है तो जब विटामिन, ऐसा क्यों होता है, बहुत हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। वह किसकी कमी की, विटामिन के की कमी से हो जाती है। तो मतलब रक्त का थक्का जो क्या होता है बहुत देरी में जमता है, ये किसकी कमी से होता है, विटामिन के से। और इसकी पूर्ति हम किससे करेंगे, दूध, अंडा, मांस, फल इत्यादि से। और इसका रासायनिक नाम क्या है, फाइलोक्विनोन है। अब हम जल में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन MB9, विटामिन B12, ये सब जल में घुलनशील है, सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर है।
ये विटामिन जो है हमारे जल में घुलनशील है। इनका क्या रासायनिक नाम रहे और किसके द्वारा ये हमें प्राप्त होंगे और इनसे होने वाली बीमारियों के बारे में। तो विटामिन B1 जो होता है ये थायमिन, इसका जो है रासायनिक नाम है और इसके सोर्स क्या है, दाल, हरी सब्जी, फल इत्यादि। और इससे होने वाली बीमारी का नाम है बेरी। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग, यस, बेरी। और यह किससे सही होता है बेरी रोग? इससे क्या होता है, होठ फटने लगते हैं हमारे। ये बेरी रोग जो होता है फटने का कारण होता है। और इसके किससे प्राप्त होगा, यह सही किससे होगा, दाल से, हरी सब्जी, फल इत्यादि से यह हमारा सही होता है। फिर विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लोविन है। यह किससे प्राप्त होगा, अंडा, दूध, हरी सब्जी से। इसकी कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है, स्किन ड्राई। स्किन हमारी क्या होती है, सूखी हो जाती है, सूखी हो जाती है, जिसपे कट लगता है तो चीरा आ जाता है। फिर इसके बाद आता है हमारा विटामिन B3। इसका रासायनिक नाम क्या है, नियासिन है। ये अभी क्या होता है, अंडा, दूध और हरी सब्जी से ही पूरा होता है। मतलब इसका सोर्स भी क्या होता है, अंडा, दूध, हरी सब्जियां ही होती हैं विटामिन B3 की। लेकिन इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है, डायरिया होता है। फिर क्या आता है विटामिन MB9। इसका रासायनिक नाम क्या है, फोलिक एसिड। यह भी अंडा, दूध, हरी सब्जी की कमी से ही होता है। सोचिए, अंडा, दूध और हरी सब्जी की कमी से कितने टाइप के रोग होते हैं। स्किन ड्राई हो जाती है, डायरिया हो जाता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं। अंडा, दूध, हरी सब्जी सब कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। स्किन ड्राई हो जाता है, डायरिया हो जाता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं इसकी वजह से। यानी B2, B3 और MB9 का जो सोर्स है वो क्या होता है, अंडा, दूध, हरी सब्जियां ही होती हैं। तो MB9 जो होता है यानी कि फॉलिक एसिड जो होता है, यानी इससे कौन सी बीमारी होती है, मुंह में छाले पड़ते हैं। और इसका सोर्स भी अंडा, दूध, हरी और सब्जी है। इसके बाद आता है विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबलामीन। यह इसकी सोर्स को पूरा करने के लिए, इसकी कमी को पूरा करने के लिए कौन सी चीज़ें हमें खानी पड़ती है, दाल, हरी सब्जी और फल। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, अरक्तता नामक रोग हो जाता है, यह विटामिन B12 की कमी से। और इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबलामीन। फिर विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। ये इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, खट्टे फल, हरी मिर्च की बीज। तो नींबू, संतरा, आंवला में सबसे ज़्यादा क्या होता है, विटामिन C पाया जाता है, आंवला। तो आंवला जो है विटामिन C की। और इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन C का, एस्कॉर्बिक एसिड नाम है इसका रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है मैंने नोट किए हैं, क्या होता है इंपॉर्टेंट नोट्स है इससे रिलेटेड। स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सेहत की स्थिति है, केवल रोग या अपंगता का अभाव नहीं। ये हमारे WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको मान लिया है। क्या मान लिया है कि जो स्वास्थ्य है ये क्या होता है, पूर्ण एवं शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सेहत की स्थिति है, केवल रोग या अपंगता का अभाव नहीं। यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को हम क्या कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसने क्या मान लिया है कि हमारा स्वास्थ्य जो होता है पूर्ण शारीरिक और मानसिक और सामाजिक सेहत की स्थिति है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा 2000 में की गई थी। और सबसे पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा किस सन में हुई, 2000 में की गई थी। लेकिन जो प्रथम घोषणा की गई थी वह 1985 में या 1985 ईस्वी में की गई थी। फिर इसके बाद एक बार 1995 में भी की गई थी एक बार, लेकिन वह पूरी तरह से सफल नहीं हुई। अतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य की घोषणा नीति 2000 ईस्वी में मानी जाती है। प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है, प्रदूषित जल पीने से हैजा, डायरिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं। हैजा, डायरिया, हैजा में क्या होता है, हैजा में आप लोग बताइए क्या होता है हैजा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कीजिए। प्रदूषित जल नहीं पीना चाहिए, ये अपने घर के बच्चों को सभी लोग को डायरेक्शन दीजिए कि प्रदूषित जल पीने से बीमारी होती है। हमेशा स्वच्छ जल पीना चाहिए और जहाँ तक हो सके तो पानी को उबाल कर पीना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें जब बीमारी होगी तो हम हॉस्पिटल जाएंगे, फिर हमें बहुत सारे पैसे खर्चे होंगे, डॉक्टर को देने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम संतुलित भोजन और स्वच्छ जल पिएं,
जिससे कि हमें सभी बीमारियों से दूर रहें और निरोग और स्वस्थ और प्रसन्न जीवन जिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि प्रदूषित जल नहीं, जल जो घर पे आपके पानी कहीं से भी लाएँ तो उसको उबाल कर और छान कर उसको स्वच्छ जल जब बन जाए तभी उसको पीजिए। उसको उबाल कर छान के आप पिएंगे तो वह जल कैसा होता है, स्वच्छ जल होता है। तो इससे अच्छा है कि अगर आपको निरोग और स्वस्थ और प्रसन्न रहना है तो संतुलित भोजन कीजिए और स्वच्छ जल पीजिए, क्योंकि प्रदूषित जल पीने से क्या होता है, हैजा, डायरिया आदि रोग हो जाते हैं। फिर इसके बाद आता है तम्बाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन नामक रसायन पाया जाता है। तो सबसे पहला हमें कि जरूरी क्या है कि हमें संतुलित भोजन कीजिए, जैसे कि विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीज़ें आप खाइए, संतुलित भोजन करिए और शुद्ध एवं स्वच्छ जल पीजिए, क्योंकि प्रदूषित जल पीने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि हैजा, डायरिया इत्यादि। तंबाकू, हाँ, नशीले पदार्थों का सेवन कभी ना करें, जैसे क्या हो गया हमारा, तंबाकू हो गया, गुटखा हो गया, सुरती, इन सारे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। चाय भी जब ठंडी हो जाती है उसमें भी निकोटीन पाया जाता है, तो ठंडी चाय कभी नहीं पीना चाहिए, उसमें हमें निकोटीन की कुछ मात्रा पाई जाती है। अफीम हमें नहीं खाना चाहिए, ये सभी हमारे कानूनन अपराध भी हैं। तम्बाकू, सुरती, गांजा, गुटखा, ये सारी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, ये सब हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक हैं। क्या है, हानिकारक चीज़ें हैं ये सब। तो आप लोग इनसे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बनाए रखिए, ये आपके स्वास्थ्य और शरीर के लिए और बीमारियों का यह लक्षण है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनसे दूर रहिए और संतुलित भोजन करिए और स्वच्छ जल पीजिए। तम्बाकू में क्या होता है, निकोटीन नामक रसायन पाया जाता है, ये पॉइंट है आपका। ये निकोटीन चाय में भी पाया जाता है, अफीम में भी, ये सब निकोटीन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ का नाम क्या होता है, एंजाइम होता है। जैविक सिस्टम में जो होता है, बायोलॉजिकल सिस्टम में जो क्या होता है, रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ का नाम क्या होता है, एंजाइम होता है। एंजाइम क्या क्या करता है, हमारे भोजन को पचाता है। जैसे ग्रंथि से हमारी भोजन क्या होता है, रस में परिवर्तित करता है, रस को फिर किस में, एंजाइम में परिवर्तित करता है, और फिर यह क्या होता है, हमारे भोजन को पचाता है, भोजन को पचाता, भोजन को पचाता है। तो कहने का मतलब यह क्या है कि भोजन को पचाता है। जैविक सिस्टम क्या करता है, रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम है। तो एंजाइम का कार्य क्या होता है कि यह ग्रंथियों को रस में परिवर्तित कर यह भोजन को हमारे स्टमक में क्या करता है, पचाता है। तो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में वाला उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है, एंजाइम है। फिर इसके बाद क्या आता है, अल्फा कैरोटीन। क्या होता है, अल्फा कैरोटीन एक प्रकार का प्रोटीन है जो क्या पाया जाता है, त्वचा में उपस्थित होता है। फिर सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितने % होती है, तो सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा जो होती है 42% होती है। चावल में क्या होता है, प्रोटीन नहीं होता है, तो होता क्या है चावल में, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है चावल में, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या होता है, प्रोटीन नहीं पाया जाता। अगर आपको ऑप्शन में देते चावल में क्या पाया जाता है, प्रोटीन, वसा, विटामिन या बहुत सारी चीज़ें कोई एग्जांपल दे, तो चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, चावल प्रोटीन में नहीं होता है। और सोयाबीन में कितने % प्रोटीन होता है, 42%, 50%, तो आप 42% पर टिक करिएगा। फिर इसके बाद आता है क्या होता है, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है, अल्फा कैरोटीन कहाँ पाया जाता है, तो त्वचा में उपस्थित होता है। और मैंने एंजाइम के बारे में बताया कि ये क्या करता है, ग्रंथि को रस में, रस से फिर एंजाइम में, फिर यह हमारे पेट में भोजन को क्या करता है, पचाता है। फिर इसके बाद शाकाहारी लोग प्रोटीन अधिकतर कहाँ से प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो मांस तो खाते नहीं हैं, मांस, अंडे, दाल, इन सारी चीज़ों में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। बट हम जो शाकाहारी लोग हैं वो अधिकतम कहाँ से प्रोटीन प्राप्त करते हैं, या दाल से प्राप्त करते हैं। फिर क्या होता है, मानव शरीर में क्या होती है, वसा जो होती है, वसा उत्तक में जमी होती है। मानव शरीर में वसा कहाँ पाई जाती है, वसा उत्तक में पाई जाती है। ऊँट बिना पानी के कई दिन तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है। क्यों कर पाता है वह ऐसा, क्योंकि वह
अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके वह अपने कुबड़ में अपने शरीर को जीवित रखने के लिए, अपने शरीर के लिए उसको जितना भी भोजन चाहिए होता है, प्रोटीन, उसके शरीर में जो भी चीज़ें आवश्यक होती हैं वह उसको अपने कुबड़ में जमा किया रहता है। तो वह कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई के द्वारा वह मरुस्थल में ऊँट जो है कई दिनों तक बिना जल के जीवित रह सकता है। ऊँट में यह खासियत होती है। ऊँट कहाँ पाया जाता है? ज़्यादातर ऊँट कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। क्यों राजस्थान पाए जाते हैं? क्योंकि राजस्थान में बलुई इलाका क्या है, ज़्यादा है, और वहाँ पे ऊँट जो है कई दिनों तक बिना जल के जीवित रह सकते हैं। तो राजस्थान में क्या है, जैसे बालू ज़्यादा है, वहाँ पे जल की मात्रा बहुत कम है, तो ऊँट बिना जल पानी के मरुस्थल में कई दिन, राजस्थान का जो इलाका है वो मरुस्थलीय है, मरुस्थलीय ज़्यादा वहाँ पे है, तो ऊँट बिना पानी के कई दिनों तक मरुस्थल में रह सकता है। ऐसा वह कर पाता है, क्यों? क्योंकि वह अपनी कुबड़ में जमा चिकनाई का प्रयोग करके वह अपने शरीर को मेंटेन कर लेता है। फिर इसके बाद आता है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। संक्रमण रोग जो होता है, जो छुआछूत की बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं, तो मानव शरीर में जो ये छुआछूत या संक्रमण की जो बीमारी होती है, जो जल्दी एक दूसरे से चली जाती है, तो इसको रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए होता है। छीली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकलता है? विटामिन सी। तो कौन सी सब्जी हम छील के सब्जी कौन सी धोते हैं? बताइए। आलू धोते हैं, मतलब छील के हम जो सब्जियों को धोते हैं उसमें से निकलता क्या है? विटामिन सी, यानी कि जो कि स्कर्वी। विटामिन सी में क्या पाया जाता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो विटामिन सी में खट्टे फल पाए जाते हैं, मतलब खट्टे फलों की उपयोग से हमें जो होता है विटामिन सी की पूर्ति होती है, और इससे कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। तो जो छिली हुई सब्जियों से जो हमें धोने पे जो निकलता है वो क्या होता है? विटामिन सी होता है। विटामिन B6 की कमी से विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग होता है? और रक्तता हो जाती है। विटामिन B6 की कमी से मैंने बताया था अभी जस्ट, विटामिन B1, B2, B3, B4, B6 से क्या क्या होता है? तो विटामिन B1 से होता है बेरी होता है। फिर इसके बाद जो है विटामिन B6 जो होता है वह किस में होती है? पुरुषों में क्या होती है? अरक्ता, मतलब खून की कमी हो जाती है। पीलिया कहाँ होता है? यकृत की बीमारी का प्रतीक। पीलिया से जो है यकृत की बीमारी, यकृत में अगर हमें कोई दिक्कत होती है तो पीलिया जो है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पीलिया किस बीमारी का प्रतीक है, तो यकृत की बीमारी का प्रतीक है। फिर इसके बाद आता है चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश जीवित प्रतिरक्षियों में किया जाता है। चेचक का टीका हम लोग बचपन में लगवाते हैं, बहुत लोग बाद में भी लगवाते हैं। तो चेचक का टीका लगवाना क्या होता है? बहुत ज़रूरी होता है। यह गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम है जो कि सबको दी जाती है। तो चेचक का टीका सभी लोगों ने जहाँ तक लगता है लगवाया होगा, और लगवाना भी चाहिए। चेचक का टीकाकरण होता है, तो चेचक के प्रति जो टीकाकरण होता है वह जीवित प्रतिरक्षियों का किया जाता है। मतलब जो लोग जीवित हैं, जो भी जीवित प्राणी हैं, सब उन लोगों के लिए चेचक का जो टीकाकरण जो समावेश है वह किया जाता है। तो चेचक का टीका सभी लोग लगवाइए। चेचक का टीकाकरण कराना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम लोग गांव में कहते हैं कि माता माई। बहुत सारे इस पर पिंपल्स आ जाते हैं, चेहरे पे बड़े बड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है, इसके लक्षण होते हैं, और बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं जो चेचक में होती हैं। तो चेचक का टीकाकरण लगवाने से जो होता है चेचक नाम की बीमारी नहीं होती है। जिन लोगों ने चेचक का टीका लगवाया होगा उनको चेचक की बीमारी नहीं होगी। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसे हम क्या कहते हैं? डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम हो क्या है? डायबिटीज़ मेलिटस है। डायबिटीज़ मेलिटस किसे में क्या होता है, ये सभी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो डायबिटीज़ मेलिटस में क्या होता है? रक्त में शर्करा यानी कि शुगर का स्तर जो होता है बढ़ जाता है। शुगर का स्तर बढ़ जाता है तो डायबिटीज़ मेलिटस नाम की बीमारी हो जाती है। शरीर में
गैसों का विनिमय फेफड़े में होता है। कहाँ होता है? फेफड़े में होता है। गैसों का विनिमय मतलब गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ऑक्सीजन CO2 का विनिमय कहाँ होता है? फेफड़े में होता है गैसों का विनिमय। कार्बोहाइड्रेट का पोषक पदार्थ शरीर को क्या प्रदान करता है? त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट्स का पोषक पदार्थ जो क्या होता है? शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। कवकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहा जाता है। कवकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को माइकोलॉजी कहा जाता है। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने की थी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। विषाणु की खोज अगर आपके एग्जाम में आ जाता है, विषाणु की खोज की किसने थी? तो इवानोव्स्की ने विषाणु की खोज की थी। धान में जो होता है खैरा रोग किससे होता है? जिंक खनिज की कमी से होता है। खैरा रोग अगर आपसे पूछा जाए किसकी कमी से होता है, तो खनिज की कमी से होता है धान में। ECG का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हृदय की कमजोरी के इलाज में किया जाता है। ECG का प्रयोग किया जाता है। त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है? तो मेलानिन से जो होता है त्वचा का रंग, गोरा काला या कैसा भी हमारा रंग हो, वह किससे होता है? मेलानिन से निर्धारित होता है। विटामिन C का सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे कि आंवले में पाया जाता है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या होता है? अतिचारण, वनोन्मूलन, भूस्खलन इत्यादि, ये सब क्या है? मृदा अपरदन के कारण है। अम्ल वर्षा का कारण क्या होता है? SO2 + NO2। सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है अम्ल वर्षा का क्या होता है? कारण है। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? चार्ल्स डार्विन थे। ये अगर आपके कोई एग्जाम में आता है कि प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, तो चार्ल्स डार्विन जो थे प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने सबसे पहले किस पौधे का चुनाव किया था? तो उन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे का चुनाव किया था। आनुवांशिक संबंधी प्रयोग यानी जेनेटिक सिस्टम के बारे में पता करने के लिए जेनेटिक सिस्टम के बारे में पता किसने लगाया था? मेंडल। ये एक वैज्ञानिक का नाम है। क्या है ये? एक वैज्ञानिक है। मेंडल एक वैज्ञानिक है। इन्होंने सबसे पहले किस पौधे का चुनाव किया था जेनेटिक सिस्टम के बारे में यानी आनुवांशिक के संबंधी प्रयोग के बारे में जानने के लिए? मटर के पौधे का चुनाव किया था। मेढक किस वर्ग का जंतु है? यानी मेढक का रासायनिक नाम क्या है? एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। यह मेढक जो होता है यह किस वर्ग का जंतु है? ये साइंस में आपको बायोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा। मेढक क्या होता है? एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? रॉबर्ट हुक। कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है? कोशिका हमारे शरीर क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका से मिलकर क्या होता है? ऊतक का निर्माण होता है। तो ऊतक किससे बनते हैं? कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेल कहते हैं। इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? रॉबर्ट हुक ने। हमारा शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कोशिका का शक्ति केंद्र कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का शक्ति केंद्र किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चेतना ऊतक जो होता है तंत्रिका प्रकार के ऊतक को कहते हैं। चेतना ऊतक किसको कहते हैं? तंत्रिका प्रकार के ऊतक को कहते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कण में पाया जाता है यानी रेड ब्लड कॉर्पोरेशन में क्या होता है? RBC रेड ब्लड सर्कुलेशन, वाइट ब्लड सर्कुलेशन ये होता है। श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? लाल रक्त कणिका में यानी RBC में पाया जाता है। लाल रक्त कण में पाया जाता है। फिर क्या होता है? पिट्यूटरी को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मानव शरीर में हमारी 206 हड्डियाँ होती हैं। फिर इसके बाद आता है क्या आता है? मानव शरीर में हम मानव शरीर के बारे में तो हम जानते हैं कि 206 हड्डियाँ होती हैं। कान में सबसे छोटी हड्डी होती है। कान की हड्डी जो होती है वो कैसी होती है? सबसे छोटी होती है कान की हड्डी। भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में टाइलिन बदलता है। शर्करा को माल्टोज में बदलने वाला पदार्थ कौन सा होता है? टाइलिन नामक एंजाइम जो होता है वह शर्करा को क्या करता है? माल्टोज में परिवर्तित करता है। यह पाया कहाँ जाता है? लार में पाया जाता है। फिर
भोजन में अवशोषण शरीर की छोटी आंत में होता है। अवशोषण जो जहाँ छोटी आंत में और क्या होता है, छोटी आंत में पाचन की क्रिया जो होती है पूर्ण होती है। यहाँ पे भोजन सबसे ज़्यादा देर तक रहता है, 4-5 घंटे तक रहता है। भोजन में अवशोषण कहाँ होता है, शरीर की छोटी आंत में होता है। फिर क्या होता है, कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, 33 होती है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो यह कितनी होती है, 33 होती है। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और भी इससे ज़्यादा हम मैटर ला सकें। आज के लिए बस इतना है। आगे की वीडियो हम दूसरे दिन बताएंगे, और हमारी वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे हम और अच्छे और ज़्यादा मैटर लाएंगे और ज़्यादा चीज़ें आपको अपडेट करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हमने पढ़ा स्वास्थ्य के बारे में। आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।